डिस्कस करने जा रहे हैं क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध संविदा। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में हमें सेक्शन 68 से लेके 72 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस बताए गए हैं। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट को सेमी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यानी रचनात्मक संविदा भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वैध संविदा, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सारे आवश्यक तत्व वहां पे मौजूद होना जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना बन के क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार। लेकिन जहां क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट सेमी कॉन्ट्रैक्ट से क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संविदा के सारे आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं। All the essential elements of a valid contract are not there. Something is missing. Maybe parties competent ना हो, maybe consent ना हो, या सिचुएशन ये है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मतलब सेक्शन 10 ने हमें बताया कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे बनेगा, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट यानी कंसीडरेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब होने चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। लेकिन यहाँ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ यहाँ गायब है। वैध संविदा का आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है, सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एनफोर्स किया जाता है, वैध संविदा की तरह ही इस संविदा को लागू करवाया जाता है। इसके बारे में 68 से 72 तक के प्रोविजंस हैं। ये बेस्ड हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता के सिद्धांत पर ये आधारित है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां लीगल प्रोविजन सारे दिए गए हैं, उन सब प्रोविजन से कुछ हटके यहाँ बात बता दी गई कि अगर कोई प्रोविजन मिसिंग भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस वजह से कि कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां हमारे इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट नहीं कर रहा, तो आप किसी के साथ अन्याय कर दो, इस बात की इजाजत कानून नहीं देता। कानून के लिए भी सबसे पहले क्या जरूरी है, जस्टिस, न्याय होना चाहिए। ये प्रोविजंस हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सोल हैं, संविदा विधि की आत्मा है। इसको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 68। जैसा कि हमने जाना 68 से लेके 72 5 सेक्शंस हैं ये जो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 68। क्या हेडिंग है इसका, नेसेसरी सप्लाइड टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट यानी संविदा करने के अयोग्य व्यक्ति को जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं का प्रदाय। नेसेसरीज कौन सी, फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ, विदाउट द थिंग्स जिनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल थिंग्स जो है लाइफ की, नेसेसरीज। उन नेसेसरी चीजों को सप्लाई किया गया है किसको, इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट कौन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा माइनर इनकॉम्पिटेंट है, या पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो इनकॉम्पिटेंट है। उन इनकॉम्पिटेंट व्यक्तियों को क्या करना है, नेसेसरी थिंग्स की अगर सप्लाई की गई है तो सेक्शन 68 एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए यहाँ सेक्शन 68 क्या कहता है, अगर कोई सप्लायर, सप्लायर हम यहाँ किसको कह रहे हैं, प्रदाय करने वाला, वो चीजें प्रदाय करने वाला, कौन सी चीजें, नेसेसरी थिंग्स, जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं। तो सप्लायर ने यहाँ इनकॉम्पिटेंट पार्टी यानी संविदा करने के अयोग्य व्यक्ति को क्या सप्लाई किया है, नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं को सप्लाई किया है। ये वस्तुएं कौन सी हैं, या तो फूड, एकोमोडेशन, क्लॉथ्स, रोटी, कपड़ा, मकान, आधारभूत वस्तुएं। नेसेसरी थिंग्स में एजुकेशन को भी माना गया है, शिक्षा को माना गया है, मेडिसिन, मैरिज के एक्सपेंसेस और फ्यूनरल अंतिम संस्कार के एक्सपेंसेस, इन सभी को नेसेसरी थिंग्स में शामिल किया गया है। तो अगर कोई सप्लायर इनकॉम्पिटेंट पार्टी को क्या सप्लाई करता है, ये नेसेसरी थिंग्स सप्लाई करता है, या इनकी जगह पर मनी सप्लाई करता है, इन्हीं चीजों के लिए क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है वो, तो नेसेसरी थिंग्स या उनके लिए मनी वो सप्लाई करता है, तो यहाँ पर
इस सप्लायर और इनकॉम्पिटेंट पार्टी, इन दोनों पार्टीज के बीच में क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेक्शन 68 एप्लीकेबल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ये इनकॉम्पिटेंट पार्टी बाउंड है कि सप्लायर ने जो भी चीज सप्लाई की है उसके लिए वो उसे रिएम्बर्समेंट करेगा, यानी उसका भुगतान करेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है, हॉस्टल में आके रह रहा है, उसे अकोमोडेशन दी गई है, हॉस्टल की तरफ से फूड प्रोवाइड किया जा रहा है और अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ सप्लायर ने इनकॉम्पिटेंट, ये माइनर स्टूडेंट है और इसको नेसेसरी थिंग्स सप्लाई की हैं, तो सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग वो माइनर स्टूडेंट इस बात के लिए जिम्मेदार हो जाएगा कि वो हॉस्टल को ये अमाउंट पे करेगा। कौन कौन सा? हॉस्टल का अमाउंट, रहने का खर्चा, साथ में फूड का जो एक्सपेंसेस है वो सारा वो क्या करेगा? पे करेगा। इस बात के लिए जिम्मेदार है। वैसे तो आपने क्या पढ़ा है कि माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है, तो अगर आपने माइनर के साथ किसी एग्रीमेंट में एंटर किया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, शून्य करार है, लेकिन यहाँ वॉइड एग्रीमेंट नहीं है अगर कि सप्लाई क्या किया गया है? नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ इनकॉम्पिटेंट पार्टी इस बात के लिए बाध्य हो जाएगी कि जो चीजें उसे सप्लाई की गई हैं उनके लिए वो उसको रिएम्बर्समेंट यानी भुगतान करेगा। अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके साथ कि इनकॉम्पिटेंट पार्टी को ही नहीं बल्कि अगर इन पर जो निर्भर लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जो इस असक्षम पक्षकार पर निर्भर हैं, इनकॉम्पिटेंट पार्टी पर डिपेंडेंट लोग हैं, उन्हें भी अगर सप्लायर नेसेसरी चीजों की सप्लाई करता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। जैसे सपोज एक फैमिली जिसमें कि एक विडो मदर है, एक माइनर चाइल्ड है, एक बेटा है, और इसके साथ एक एल्डर सिस्टर है। अब इन तीनों में तीन जो फैमिली मेंबर है उसमें उस माइनर लड़के पर ही डिपेंडेंट है, फैमिली जो है वो पूरी तरीके से उस लड़के पर ही आर्थिक रूप से आश्रित है। ये लड़का जो माइनर है वो अपनी एल्डर सिस्टर की मैरिज के लिए कुछ पैसा मनी लेंडर से उधार लेता है, अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए कुछ पैसा उधार लेता है। तो यहाँ पर ये मैरिज के एक्सपेंसेस जो है वो ले रहा है, वो लड़की जो सिस्टर है वो किस पर? उस माइनर पर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ सेक्शन 68 एप्लीकेबल हो जाएगा कि वो पैसा रिएम्बर्समेंट कर सकता है मनी लेंडर। ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, ये होगा क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सप्लायर अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टी को सप्लाई करता है नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ या उसके लिए अमाउंट, तो सप्लायर के पास ये रेमेडी है कि वो इसकी रकम वसूल कर सकता है, इस अमाउंट को वो रिकवर कर सकता है उस इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति से। अब इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति से पर्सनली, यहाँ पे पर्सनली लाइबिलिटी नहीं बताई गई है, वो इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो दायी है। ध्यान क्या रखना है, जब हम कहते हैं इनकॉम्पिटेंट पार्टी इज लाइएबल, तो हु इज लाइएबल? हिज प्रॉपर्टी इज लाइएबल, ही इज नॉट लाइएबल पर्सनली। वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि उसकी संपत्ति जिम्मेदार होगी। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है कि ये नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए, लग्जरी नहीं होनी चाहिए, विलासिता की वस्तु नहीं, नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट जिसके लिए कि रिस्ट वॉच चाहिए उसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो रिस्ट वॉच लेने के लिए एक शॉपकीपर के यहाँ जाता है। रिस्ट वॉच उसने सेलेक्ट की, जो जो रिस्ट वॉच उसने सेलेक्ट की वो गोल्ड की थी, उसमें डायमंड लगे हुए थे, और इसका पैसा देने के लिए वो कहता है कि जब मेरे घर से 2 महीने बाद या 1 महीने बाद पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा, मैं मुझे अभी आप ये क्रेडिट पर दे दीजिए। अब शॉपकीपर ने इसे गोल्ड रिस्ट वॉच दी, तो पहला सवाल ये है, क्या रिस्ट वॉच नेसेसरी थिंग्स में आती है या नहीं? क्या ये रिस्ट वॉच जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं में है? हमने देखा एजुकेशन इज इंक्लूडेड, शिक्षा इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर रिस्ट वॉच जो स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, तो यस, रिस्ट वॉच नेसेसरी थिंग्स में आती है। लेकिन ये रिस्ट वॉच कौन सी थी? डायमंड की, गोल्ड की, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये नेसेसिटी नहीं थी, ये लग्जरी थिंग्स में आ गई। लग्जरी थिंग्स में आ गई तो सप्लायर ने जो लग्जरी थिंग्स सप्लाई की है उसके लिए सेक्शन 68 काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर उस शॉपकीपर को ये रेमेडी नहीं मिलेगी, वो उस घड़ी की रकम वसूल नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो देख लीजिए सेक्शन 68 के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जहां पे एक पार्टी इनकॉम्पिटेंट है, सप्लायर उसे नेसेसरी थिंग्स की सप्लाई करता है या उसके लिए अमाउंट सप्लाई करता है, तो यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट पार्टी लाइएबल हो जाएगी कि वो इस अमाउंट को पे करे।
लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। यहाँ ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट बल्कि उस पर निर्भर जो लोग हैं उन्हें भी अगर नेसेसरी थिंग्स सप्लाई की गई हैं तो सेक्शन 68 में रेमेडी सप्लायर को मिलती है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो चीजें सप्लाई की गई हैं या जिनके लिए पैसा दिया गया है वो विलासिता की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता की वस्तुएं होनी चाहिए। क्लियर? सेक्शन 69 पेमेंट मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 69 ये बताता है कि हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान। हितबद्ध व्यक्ति इंटरेस्टेड पर्सन जो कि किसी पेमेंट को करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाउंड नहीं है, लेकिन चूंकि मजबूर हो गया, वो इफेक्टेड पार्टी है। यहाँ इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब है एक प्रभावित पक्ष, राइट? देखते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। लेसर और लेसी ये दो पार्टीज हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लीज का। पट्टे पर एक एक्स नाम की जमीन है जो कि लेसर ने लेसी को 3 साल के लिए दी है, राइट? एक लीज का पट्टे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में, जहां पर ये जमीन एक्स नाम की जमीन लेसी को 3 साल के लिए दी गई है। लेसी इस जमीन पर 6 महीने हो गए काम कर रहा है, इसने यहाँ पर अपना खेती का काम करना है, इस जमीन पे काम कर रहा है फसल के लिए। अब इसके पास, लेसी के पास एक लेटर पहुंचता है, एक नोटिस पहुंचता है गवर्नमेंट का, जिसमें लिखा है कि इस जमीन का सो एंड सो अमाउंट का टैक्स जो है वो बकाया है, जो कि आपको इस तारीख तक पे करना है। अब ये एड्रेस जो था, इस एड्रेस पर ये नोटिस पहुंचा है, गवर्नमेंट का नोटिस है। किसके नाम का नोटिस है? एक्चुअली लेसर, लैंडलॉर्ड है ना, जो जमीन का मालिक है, उस जमीन के मालिक को गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक नोटिस था, क्या कि आपको इस जमीन का टैक्स जो है वो बकाया टैक्स पे करना है। ये पे करने के लिए बाउंड कौन है? लेसर। लेसी तो बाउंड नहीं है। ये भुगतान गवर्नमेंट को कौन करेगा? लेसर करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ लेसी ने लेसर को ले जाके, पट्टाकर्ता को ले जाके, पट्टा ग्रहिता ने नोटिस दिया कि गवर्नमेंट का ये नोटिस आया है इस एड्रेस पर कि आपको ये 50,000 रुपए का टैक्स बकाया है जो पे करना है, तो और इसकी लास्ट डेट सो एंड सो है। तो लेसर ने उस नोटिस को रखा, साइड में रख दिया, नो एक्शन, उसने कोई भुगतान नहीं किया गवर्नमेंट को, उसने टैक्स का कोई पैसा पे नहीं किया। यहाँ पर ये पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, तो उसके बाद एक सेकंड नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको पहले भी नोटिस दिया गया, आपने टैक्स जमा नहीं कराया, अब के भी आप इस नोटिस पे जो तारीख दी गई है उस पे आप पैसा जमा नहीं कराते हो, तो फिर आपकी जमीन को जब्त कर लिया जाएगा और सरकार उसे नीलाम करके और अपना पैसा वसूल करेगी। इस तरीके का जो नोटिस है वो सेकंड नोटिस आया है। अब इस नोटिस की जानकारी भी लेसी, क्योंकि इसी एड्रेस पे आया है, तो लेसी ने लेसर को पहुंचाई कि भाई ये अब सेकंड नोटिस आ चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरीके से फोरफीचर करने का भी हमें इंस्ट्रक्शन इसमें दे दिया गया है, बात लिखी गई है। लेसर ने इस बात को सुनने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की, इसने टैक्स का पैसा जमा नहीं कराया। अब यहाँ लेसी पड़ गया है मुश्किल में, क्योंकि लेसी को लगता है कि इस जमीन पे वो काम कर चुका है, अगर इस जमीन का ये जो बकाया पैसा है ये गवर्नमेंट को नहीं दिया गया और ये जमीन कहाँ चली गई? गवर्नमेंट के पोजेशन में चली गई, तो इसकी की हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। इस डर से कि इसकी मेहनत इस जमीन पे बेकार हो जाएगी, ये 50,000 रुपए लेसी ने गवर्नमेंट को पे कर दिए। ये पे करने वाला व्यक्ति कौन है? इफेक्टेड, इंटरेस्टेड पर्सन, हितबद्ध व्यक्ति, यानी जिसका हित अब जुड़ गया इस जमीन में। क्या हो गया? अब इसका हित भी जुड़ गया। तो अब ये क्या कर रहा है? ये गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहा है, हालांकि ये बाउंड नहीं था। बाउंड तो कौन है? दूसरा व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति भुगतान करने के लिए बाध्य है, और वो भुगतान नहीं कर रहा है, इसलिए कौन कर रहा है? हितबद्ध या इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो पे कर रही है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है इस पे करने वाले व्यक्ति और जिसके बिहाफ पे उसने पे किया, इन दोनों के बीच। यहाँ लेसर और लेसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट और अराइज हो गया है सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच में पहले ही था, लीज का, पट्टे का संविदा, और एक कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग और अराइज हो गया इन दोनों के बीच में। क्या अराइज हो गया?
कि जो पैसा टैक्स का यहाँ पर गवर्नमेंट को चुकाया गया है लेसी के द्वारा, ये पैसा लेसी लेसर से रिकवर कर सकता है। लेसी यहाँ पर लेसर को बाध्य कर सकता है कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इसने अमाउंट किस वजह से दिया, क्योंकि ये इंटरेस्टेड पार्टी था, ये पे करने के लिए बाउंड नहीं था।